रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ। 8 सुबह का वक्त। हवेली टेरेस। रक्षित की ये कहने पर कि शिवन्या की आंखें बहुत खूबसूरत है, शिवन्या डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि रक्षित हमेशा यही कहता था कि उसे शिवन्या की आंखें बिल्कुल नहीं पसंद। शिवन्या घबराई हुई नजरों से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, देखो, अगर तुम्हें मुझे कोई धमकी देना है या फिर मेरी इंसल्ट करनी है तो तुम कर सकते हो, इस तरीके से मुझे डराओ मत। रक्षित शिवन्या की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, यू नो ना सपली, आई डोंट लाइक टू जोक, इसलिए तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, सच में तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। शिवन्या रक्षित की बात सुन अपना चेहरा इधर उधर करते हुए इरिटेट होकर बोली, तुम यहां से जा सकते हो। रक्षित शिवन्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों ना हम दोनों एक राउंड का खेल और खेले, आई एम डेफिनेटली श्योर मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूं। रक्षित की ऐसी बातों को सुनकर मानो शिवन्या का खून सूख गया हो, उसके मुंह से एक अल्फाज भी नहीं फूट रहे थे। उसे तो अब नर्वस बैकग्राउंड होने लगा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। रक्षित शिवन्या के चेहरे की हालत देखकर उसके गाल पर हाथ रखता है और धीरे से उसके होंठ पर छू लेता है। शिवन्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है। रक्षित शिवन्या के अपर लिप्स को हल्का सा स्मूच कर दूर होकर बोला, इट्स अ गुड मॉर्निंग किस सपली, तुमने तो मुझे दिया ही नहीं, तो सोचा मैं ही तुम्हें दे दूं। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करती है और जल्दी से अपनी ड्रेस की तरफ देखती है, जिसकी हालत ऐसी थी जैसे पैदा हुआ बच्चे को सिर्फ उसमें लपेट सको। उसके कपड़े के टुकड़े उस बिस्तर के चारों तरफ फैले हुए थे। रक्षित शिवन्या के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए हल्का हंसकर बोला, हाँ हाँ हाँ, लगता है हम दोनों ने पिछली रात काफी एंजॉय किया है, एंड आई वॉज वाइल्ड इनफ विद यू। शिवन्या रक्षित की बेशर्मी पर उसे गुस्से से घूर कर बोली, शट योर माउथ एंड गिव योर ब्लेजर। रक्षित आराम से बिस्तर पर बैठते हुए बोला, क्यों, तुम मेरे सामने उठकर जा सकती हो और ब्लेजर को उठा सकती हो, डोंट वरी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। शिवन्या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर मासूम सा चेहरा बनाकर रक्षित से बोली, रक्षित प्लीज मुझे तुम्हारा ओवरकोट दो ना, मुझे कमरे में जाना है। रक्षित शिवन्या के मासूम चेहरे को देखकर हल्का सा हंसता है और उसे अपना ब्लेजर उठाकर दे देता है। शिवन्या रक्षित के ब्लेजर को पहनने लगती है, जिस पर रक्षित शिवन्या के कान में धीरे से कहता है, यू कैन वेयर योर ब्रा एंड पैंटी, आई डिडंट टेयर इट। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर धकेल देती है और जल्दी से उसके ब्लेजर को पहन लेती है, जो कि उसके घुटनों के थोड़े ऊपर थी। शिवन्या बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने कमर पर बहुत तेज दर्द होता है। रक्षित शिवन्या को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठाकर बोला, इतनी तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है धर्मपत्नी जी, अपने पति से कहकर अपनी खुद की थोड़ी खातिरदारी करवा सकती हो, तुम्हारा पति बुरा नहीं मानेगा। शिवन्या आंखें बड़ी बड़ी करके रक्षित की तरफ देखने लगती है। रक्षित का नेचर बहुत ज्यादा अलग था। कहाँ रक्षित हमेशा शिवन्या की इंसल्ट करता रहता था और कहाँ आज रक्षित शिवन्या से इतने अच्छे से बात कर रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा छेड़ रहा था। शिवन्या को रक्षित का ये बदला हुआ व्यवहार ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे रक्षित के अंदर किसी अच्छे भूत की आत्मा घुस गई हो। रक्षित शिवन्या को अपनी बाहों में उठाकर टेरेस से नीचे आ जाता है। रक्षित ऊपर वाले फ्लो के कॉरिडोर से चलते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो नीचे से चैतन्य हल्का चिल्लाकर कहता है, डोंट वरी, हम लोगों ने कुछ नहीं सुना और ना ही देखा। रक्षित चैतन्य की बात पर ऊपर से उसे देखते हुए बोला, तुम चाहो तो लाइव इंटीमेट वीडियो देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और जिस फर्स्ट नाइट पर थोड़ी चीखे और दर्द ना हो, उस फर्स्ट नाइट का मतलब ही क्या है। रक्षित की बेशर्मी भरी बात पर चैतन्य की बोलती बंद हो जाती है और वो अपना सिर नीचे कर चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है। शिवन्या रक्षित के सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रक्षित शिवन्या के रिएक्शन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और शिवन्या को लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। शिवन्या को कमरे में ला रक्षित उसे बिस्तर पर बैठा रहता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सपोली, क्या तुम मेरे साथ सावर लेना चाहोगी। शिवन्या रक्षित की बात सुन जल्दी से अपनी गर्दन नहीं में हिला देती है तो रक्षित शिवन्या के गाल को खींचकर वॉशरूम में चली जाती है। शिवन्या अपने गाल पर हाथ रखती है। उसे तो अब पक्का शक हो गया था कि जरूर रक्षित ने बहुत सुबह सुबह ही भांग खा लिया होगा या फिर पिछले रात के ड्रग्स का नशा अभी तक उसके सिर पर चढ़ा हुआ है। कुछ देर बाद रक्षित फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है और शिवन्या के पास जाकर कहता है, क्या मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ दूं या फिर तुम खुद जा सकती हो। शिवन्या रक्षित की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे रक्षित उसके कंडीशन का मजाक उड़ा रहा हो,
जिसे समझते हुए रक्षित एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, खुद जाओ, चलकर दिन भर तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर नहीं घूमता रहूंगा। रक्षित की इस बात को सुनकर शिवन्या का भ्रम टूट जाता है कि नहीं, रक्षित के अंदर कोई आत्मा नहीं घुसा और ना ही रक्षित का बिहेवियर चेंज हुआ है। वो तो अभी भी वही घुसट, बेशर्म, खड़ूस और घटिया लड़का था जिसने शिवन्या से जबरदस्ती शादी कर ली। रक्षित शिवन्या के चेहरे पर आ जा रहे एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, हाँ मुझे पता है कि मैं अभी भी वही लड़का हूँ, तो तुम्हें अपने मन में मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, मैं कभी किसी के लिए नहीं बदलता, तो तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो, चश्मिश सपोली। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर मुंह बनाती है और खुद को संभालते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। रक्षित क्लोजेट में जाता है और अपने कपड़े बदलने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग की तरफ चला जाता है। रक्षित जब डाइनिंग टेबल पर आता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जैसे सभी जानने के लिए बेताब हो कि कल रात को ऐसा क्या हो गया था कि टेरेस से इतनी भयानक चीखों की आवाज आ रही थी। रक्षित उन सब के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, नाउ माई वाइफ इज नॉट अ वर्जिन, वी बोथ एंजॉयड आवर वेडिंग नाइट लास्ट नाइट। रक्षित के स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब को सुनकर आगे और कोई भी दूसरा सवाल नहीं पूछता और ना ही रक्षित की तरफ देखता है। रक्षित एक मुस्कान के साथ ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, सो मेरे प्यारे दोस्त प्लस साले साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है? रक्षित के इस सवाल को सुनकर ऋषि उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम किस बारे में जानना चाहते हो कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मैं समझा नहीं। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, यही कि बहुत जल्दी या तो तुम मामा बनने वाले हो या फिर चाचा, तो किस पोजीशन में तुम ज्यादा सूटेबल होना पसंद करोगे? चैतन्य रक्षित की सवाल पर बोला, मुझे तो चाचू बनना है, मुझे मामा नहीं बनना। रक्षित चैतन्य की बात पर बोला, गुड। ऋषि चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है रक्षित ने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? शांतनु अपना ब्रेकफास्ट करते हुए ऋषि के बात का जवाब देते हुए बोला, कोर्स आई नो। ऋषि शांतनु को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हारा नाम चैतन्य है? नहीं ना, मैंने जिससे पूछा उसका जवाब चाहिए। चैतन्य कंफ्यूजिंग चेहरा बनाकर उन लोगों की तरफ देखने लगता है, तो शांतनु ऋषि की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जवाब देता हूं, क्योंकि तुम सपोली को अपनी बहन समझते हो और रक्षित ये जानना चाहता है कि रक्षित का रिश्ता ज्यादा बढ़कर है तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारी मुंह बोली बहन सपोली का रिश्ता। प्रियांश शांतनु की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरे लिए तो रक्षित का रिश्ता ज्यादा जरूरी है। ऋषि एक नजर प्रियांश को देखने के बाद रक्षित से बोला, मेरे लिए तुम दोनों का रिश्ता बराबर जरूरी है, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए मायने रखते हो। रक्षित तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक एडवाइजर और दोस्त हूं, लेकिन शिवन्या के लिए उसका एक अच्छा भाई। रक्षित ऋषि के प्लेट में नाश्ता डालते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत अच्छे मामा बनोगे। रक्षित की बात पर ऋषि आगे कुछ नहीं कह पाता। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ऋषि ब्रेकफास्ट करते हुए सीढ़ियों की तरफ देखकर रक्षित से बोला, क्या आज शिवन्या ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आ रही? रक्षित नाश्ते का बाइट लेते हुए बोला, वो चल नहीं पा रही है, इसीलिए तो छत से उसे अपनी बाहों में उठाकर ला रहा था। शांतनु को ना जाने क्यों रक्षित की बात सुनकर हंसी आ जाती है। रक्षित तिरछी नजर से शांतनु को देखते हुए कहता है, मैंने कोई जोक नहीं मारा पार्टनर, जो तुम्हें दांत दिखाने का शौक चढ़ रहा है। शांतनु रक्षित की बात पर हल्का सा हंसकर बोला, हाँ हाँ मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऋषि के सवाल पर हंसी आ रही है, जबकि उसने कल रात की सारी घटना अपने कान से सुनी है, फिर भी वो ये सवाल कर रहा है। रक्षित ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बीवी की बहुत फिक्र है, लेकिन डोंट वरी, वो बिल्कुल सही सलामत है, बस नाश्ता कमरे में लेकर चलना होगा। ऋषि रक्षित की बात पर आगे और कोई भी सवाल नहीं करता। रक्षित अपना ब्रेकफास्ट पूरा करने के बाद शिवन्या के लिए प्लेट में लेकर ब्रेकफास्ट कमरे की तरफ चला जाता है। ऋषि बिना किसी से कोई बात करे सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चैतन्य शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, आज तो वीकेंड है ना, तो क्या तुम? शांतनु चैतन्य की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड दिया से मिलने के लिए मेरी मदद लेना चाहते हो, क्योंकि उसकी छोटी बहन मेरी गर्लफ्रेंड है? चैतन्य शांतनु की बात पर सकपका जाता है और जल्दी से कहता है, यार तुम गलत मत समझना, लेकिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था। शांतनु कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, तुम्हें फिर से धोखा देगी वो? चैतन्य कंफ्यूज भरी नजरों से शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम कोई भविष्य देख सकते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देगी? शांतनु चैतन्य की बात पर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला,
डू यू नो, एक जंगली कुत्ते में और लड़की में क्या समानता होता है? दोनों ही कभी काटना नहीं छोड़ती। प्रियांश को शांतनु की बात सुनकर हंसी आ जाती है। चैतन्य शांतनु को मारते हुए कहता है, चुप कर हरामी, वो मेरी मजाक उड़ा रहा है और तुझे हंसी आ रही है। तेरे भाई का मजाक उड़ा रहा है और तू उसे मारने के बजाय उसके बात पर हंस रहा है। प्रियांश चैतन्य से बचते हुए बोला, अरे मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक कह रहा हूं ना, और मैंने कुछ कहा ही कहा है, वो तो शांतनु कह रहा था ना। मुझे बस हंसी आ गई, इसीलिए मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। ओनली वन नाइट स्टैंड करो और अपने रास्ते चलते बनो, वही बेहतर होता है। जरूरत पूरी हो रही है ना, जो गर्लफ्रेंड के साथ करोगे वही दूसरी लड़की के साथ करो, भले ही पैसे में करो। चैतन्य प्रियांश की बात सुन एक गहरी सांस लेकर बोला, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू अ कैरेक्टरलेस प्ले बॉय एंड अ प्रोस्टिट्यूट लाइक यू। शांतनु चैतन्य के सिर पर मारकर बोला, डफर, तेरा भाई है वो और तेरे ही नक्शे कदम पर चलता है, तो जितना तूने उसको गाली दिया ना, सारे तुझे भी लगने चाहिए। चैतन्य शांतनु की बात पर इरिटेट होकर बोला, तो तुम मुझे बताओ, तुम मेरे लिए दिया को लेकर आओगे या फिर नहीं? शांतनु चैतन्य की बात पर बोला, मैं तारा से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कल मैंने उसके साथ बदतमीजी कर दी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे शॉक भी लगा है। प्रियांश अपनी आंखें बड़ी कर शांतनु को देखते हुए बोला, कहीं तुमने उसे अपना असली रूप तो नहीं दिखा दिया ना, जिस कारण बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे में चली गई, या फिर तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? तुम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को, वो अभी छोटी बच्ची है। तुम तो कुछ दिन पहले बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे थे और अब कहाँ तुम्हारी समझदारी क्या घास चरने गई है? शांतनु प्रियांश के लेक्चर पर इरिटेट होकर बोला, मुझे अच्छे से पता है कि किस उम्र में क्या करना चाहिए, और कौन सा हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा तो वो सबको जाकर चीख चीख कर बताने वाली है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, मैं अभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चैतन्य उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, तुम दोनों अपनी सोच को तेल में डूबा कर फ्राई कर दो। मुझे बस ये बताओ कि दिया को लेकर कौन आएगा? मैं फार्म हाउस में वेट कर रहा हूँ, मुझे दिया चाहिए, मतलब चाहिए। शांतनु चैतन्य की बातों को इग्नोर करते हुए हवेली से बाहर चला जाता है और प्रियांश चैतन्य को इग्नोर कर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चैतन्य उन दोनों को जाता हुआ देखकर गुस्से से बोला, हरामियों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जब तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत होगी ना, तब देखना मैं भी तुम लोगों की तरह कल्टी मार लूंगा वहां से। लेकिन उसके फ्रस्ट्रेशन भरे गुस्से को सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था कि एंट्रेंस की तरफ से एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। चैतन्य पलटकर एंट्रेंस की तरफ देखता है, जहां पर एक प्यारी सी 22 साल की लड़की खड़ी हुई थी। चैतन्य उसकी तरफ आते हुए बोला, क्या हो गया? कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? चैतन्य के इतने सारे सवाल को सुनकर वो लड़की एक पल के लिए हड़बड़ा जाती है और जल्दी से कहती है, हेलो सर, मेरा नाम दीक्षा है और मैं यहाँ पर शेफ के तौर पर अपॉइंट की गई हूँ। चैतन्य उस लड़की की दीक्षा की बात पर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए बोला, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कोई। ऋषि अपने कमरे से बाहर निकल ऊपर से ही चिल्लाकर चैतन्य से बोला, इज देयर अ कुक? चैतन्य ऋषि के सवाल पर बोला, हाँ, दीक्षा नाम बता रही है, क्या तुमने अपॉइंट किया है? ऋषि चैतन्य की बात पर बोला, उसे उसका कमरा दिखा दो और हाँ, उसे खाने की स्केड्यूल भी दे देना। चैतन्य घूरकर ऋषि की तरफ देखने के बाद दीक्षा से बोला, चलो कमरा दिखा देता हूँ, मुझे तो नौकर ही बना कर रखा है, वो सब लोगों ने। वो धीरे से बुदबुदाता है। हवेली, बीकानेर। चैतन्य मुंह बनाते हुए आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे दीक्षा आ रही थी। अचानक चैतन्य को किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। चैतन्य अपना सिर घुमाकर देखता है तो दीक्षा गिरी हुई थी। चैतन्य दीक्षा को गिरा हुआ देखकर अजीब सा मुंह बनाकर बोला, क्या तुम किसी को लेटकर प्रणाम करने की रिहर्सल कर रही हो? दीक्षा चैतन्य की बात पर जल्दी से खड़ी होकर बोली, आई एम सॉरी सर, मैं गलती से गिर गई, दरअसल मेरा बैग बहुत ज्यादा भारी है और मैं उसे उठा नहीं पा रही। चैतन्य दीक्षा की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, डू यू अग्री कि तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं चलते हुए? दीक्षा चैतन्य की बात पर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने बैग को और खुद को संभाल नहीं पाए। चैतन्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या तुम ये चाहती हो कि मैं नौकर के साथ साथ तुम्हारा कुली भी बन जाऊं? दीक्षा चैतन्य की बात सुन जल्दी से बोली, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा सर, बस। चैतन्य दीक्षा के पास आ उसके बात को उठा लेता है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। दीक्षा जल्दी जल्दी चैतन्य के पीछे चली आती है। रक्षित का कमरा। रक्षित नाश्ते का प्लेट लेकर अपने कमरे में आता है।
तो देखता है शिवन्या चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। रक्षित शिवन्या के पास जा प्लेट को उसके सामने रखते हुए बोला, नाश्ता खा लो। शिवन्या रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताओ, तुम मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? रक्षित बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए बोला, ताकि आज रात को तुम मेरे साथ अच्छे से मेहनत कर सको। शिवन्या रक्षित को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था सिर्फ नशे के कारण हुआ था। अगर मैं होश में रहती ना तो तुम्हें खुद के पास भी नहीं आने देती, क्योंकि तुमसे गटर की बदबू आती है। रक्षित शिवन्या की बात पर मुस्कुरा कर बोला, क्यों, कल तुमने मेरा रस नहीं पिया था क्या? पिया तो था ना, फिर भी तुम्हें मुझसे गटर की बदबू आ रही है। शिवन्या रक्षित की बेशर्मी पर अपने दांत पीस लेती है, तो रक्षित अपने नाक को हल्का सा हवा देकर कहता है, ऊप्स, ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है? फिर हल्का सा शिवन्या के पास जाकर बोला, ओ नो, मैंने शैम्पू के अंदर सैनिटाइजर और हल्का सा फाइनल में मिला दिया था, क्योंकि टॉयलेट से काफी बदबू आ रही थी। कहीं तुमने उसे ही बॉडी शैम्पू समझकर यूज तो नहीं कर लिया? शिवन्या रक्षित की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर करके खुद को स्मेल करने लगती है, लेकिन उसे कोई बदबू नहीं आती। जिसे देखकर रक्षित हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, कभी गधा कह रहा है कि मैं गधा हूं। नहीं ना, उसी तरह तुमसे बदबू आ रही है, लेकिन तुम्हें महसूस नहीं हो रहा। शिवन्या घूरकर रक्षित की तरफ देखती है और चुपचाप ब्रेकफास्ट को करने लगती है। रक्षित शिवन्या की तरफ देखता है और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। शिवन्या तिरछी नजर से रक्षित की तरफ देखने लगती है, तो रक्षित गाने के साथ साथ गाते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। शिवन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो रक्षित की तरफ देखते हुए उसके गानों के मतलब को समझने लगती है। रक्षित फिर से गाना शुरू करता है, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे, सोचता होगा तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमान से आए है, यही कहकर टाल दूं। शिवन्या हैरानी रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम ये गाना क्यों गा रहे हो, बंद करो। रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है, मेरा मूड जब अच्छा होता है तब मैं अपने कलेक्शन में से कोई भी गाना उठाकर गाने लगता हूं, और मुझे ये सॉन्ग अभी गाने का मन कर रहा है। शिवन्या रक्षित की बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हारे हर कलेक्शन के सॉन्ग के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें तुम कहना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है? अपने लिए समझूं या किसी और औरत के जिस्म को इमेजिन करके गा रहे हो? रक्षित शिवन्या की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेकर हवा में उछाल दूं, हवा में उछाल दूं, उछाल दूं, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे, सोचता होगा। शिवन्या खाने का प्लेट बिस्तर पर रखकर रक्षित पर चिल्लाकर बोली, तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूं रक्षित, अपना ये म्यूजिक सिस्टम बंद करो, वरना मैं इसे उठाकर तुम्हारे सिर पर पटक दूंगी। रक्षित शिवन्या की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नॉट बैड सुपली, तुम में काफी हिम्मत है, देखो इतनी मेहनत के बावजूद तुम्हारी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। शिवन्या उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने कमर पर बहुत तेज दर्द होता है, जिसे देखकर रक्षित एक अलग ही सॉन्ग को गाते हुए बोला, चेहरा जैसे चांद खिला, मुझसे दूर कहीं ना जा, काहे शर्माए जाती है, मेरा दिल धड़काती जा। अरबी गानों में होता है वैसे रंग रंग भड़का, हान नागिन जैसी कमर हिला आह, नागिन जैसी कमर हिला आह, नागिन जैसी कमर हिला आह। शिवन्या बिस्तर से उतरकर रक्षित के पास जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से कहती है, तुम अपनी ये बेशर्मी भरी हरकतें क्या जिंदगी भर बंद नहीं कर सकते? रक्षित शिवन्या को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, मैंने कहा था ना सपोली, मुझे अपने पसंद से और अपनी मर्जी से जिंदगी जीना ज्यादा पसंद है। शिवन्या रक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगती है, तो रक्षित शिवन्या को मजबूती से पकड़ अपने पास खींचकर कहता है, नो नो, कोशिश भी मत करना, वरना कमर में और ज्यादा दर्द हो सकता है। शिवन्या इरिटेशन में गुस्से से बोली, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? आज वीकेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे परेशान करोगे। रक्षित शिवन्या के पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने पास लाकर बोला, ना जाने क्यों तुम्हारी ये मासूमियत और तुम्हारे तीखे व्यवहार मुझे तुम्हारी तरह खींचने लगते हैं। शिवन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? क्यों मेरे जी के जंजाल बनकर मेरी जिंदगी में आ गए तुम? रक्षित शिवन्या की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, डियर सपोली, तुम हो जो मेरे रास्ते पर आए हो, मैं तो सीधा अपने रास्ते को तय कर रहा था।
शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, चलो मान लिया कि मैं तुम्हारे रास्ते पर आई हूं, लेकिन कम से कम अब तो मुझे छोड़ दो। रक्षित कुछ देर सोचने की एक्टिंग करके बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए तुम्हें पता है, तो चलो मुझे कंपनसेट करो। शिवन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रक्षित की तरफ देखने लगती है, तो रक्षित शिवन्या के कमर को कसकर पकड़ता है, जिसके चलते शिवन्या की आंखें बंद हो जाती हैं और वो रक्षित के कॉलर को मजबूती से पकड़ लेती है। रक्षित शिवन्या को अपने अपने पास देखता है, तो उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला सा आने लगता है। फ्लैशबैक इन ड्रीम्स। रक्षित एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी पीछे से शिवन्या जाकर रक्षित को डराने के लिए बूम करती है, लेकिन रक्षित शिवन्या के ऐसा करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। शिवन्या मुंह बनाते हुए रक्षित के सामने बैठकर बोली, हमें लगा था आप हमसे डर जाएंगे रक्ष, लेकिन आपको डराना तो बहुत मुश्किल है। रक्षित शिवन्या की तरफ एक नजर देखने के बाद फिर से अपने हाथ में लकड़ी के बेल को गोल गोल लपेटने लगता है। शिवन्या रक्षित के हाथ से बेल लेकर बोली, क्या आप दाऊजी से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने आपको तक्षक जाने से मना कर दिया, लेकिन वो तो आपकी भलाई। रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काट उसे घूरते हुए बोला, क्या हमने अभी आपसे कोई सवाल किया, क्या जवाब मांगा, क्या मदद मांगी, जो आप आकर हमें मुफ्त में ज्ञान दे रही हैं, चले जाइए यहां से। शिवन्या मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, हम तो बस आपकी मदद। रक्षित खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, जिस पर शिवन्या रक्षित के हाथ को पकड़कर कहती है, हमें आपसे दोस्ती करनी है और आप हैं कि हमसे दूर जा रहे हैं, हमने क्या किया है। रक्षित शिवन्या को खुद से दूर धकेल देता है, जिस कारण शिवन्या पत्थर से गिरने लगती है। जिस पर रक्षित उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, तो शिवन्या सीधा उसके सीने से जा लगती है और उसके कपड़े को मजबूती से पकड़ लेती है। रक्षित पहली बार शिवन्या को अपने इतने करीब देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और शिवन्या को छोड़ देता है, जिस कारण शिवन्या धड़ाम की आवाज के साथ वही पत्थर पर गिर जाती है और उसके कोहनी छिल जाती है। शिवन्या गिरते ही रोने लगती है, उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए रक्षित से बोली, आप बहुत बुरे हो, आपने जानबूझकर मुझे गिरा दिया। रक्षित शिवन्या की बात सुनकर बिना किसी भाव के बोला, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं बहुत बुरा हूं, और तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो, मैंने तो नहीं कहा, वो तुम थी जो हर वक्त मेरे पास आती रहती हो। तो मैं बता देता हूं तुम्हें, कभी भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना हमेशा तुम्हें ही चोट लगेगी। इतना कहकर रक्षित वहां से चला जाता है। आउट ड्रीम्स। रक्षित अपने खुली आंखों से देख रहे सपने से बाहर आता है और शिवन्या को छोड़ देता है, तो शिवन्या सीधा बिस्तर पर गिर जाती है। रक्षित की अचानक छोड़ने से शिवन्या को अपने कमर पर तेज दर्द होता है और वो रक्षित को कोसते हुए कहती है, हाय राम, इस जल्लाद ने मुझे मार डाला। रक्षित शिवन्या की नौटंकी पर बोला, डोंट वरी, तुम्हें इतनी भी ज्यादा तेज चोट नहीं लगी है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। इतना कहकर रक्षित कमरे से बाहर चला जाता है। शिवन्या रक्षित को जाता हुआ देखकर मुक्का दिखाती है और फिर से अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगती है। रक्षित अपने कमरे से निकलकर सीधा स्टडी रूम में चला आता है, तो उसकी नज़र ऋषि पर जाती है, जो कि कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। रक्षित जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। रक्षित को देखकर ऋषि कहता है, क्या बात है, अपने कमरे को छोड़कर तो स्टडी रूम में कैसे आ गए। ऋषि के सवाल पर रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये स्टडी रूम तुम्हारे नाम पर है, नहीं ना, तो क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। जिस पर ऋषि हल्का सा हंसकर बोला, हाँ, मैंने ऐसा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि तुम अक्सर अपनी सपोली के साथ ही रहकर अपने काम पूरे करना ज्यादा पसंद करते हो। रक्षित एक गहरी सांस लेकर ऋषि से बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी सपोली को सब कुछ याद कब आएगा और वो मुझसे और ज्यादा नफरत कब करेगी। ऋषि अजीब नजरों से रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, तुम दुनिया के ऐसे पहले आदमी हैं जो चाहता है कि उसकी बीवी उससे नफरत करे। रक्षित ऋषि की बात सुनकर बोला, ये तो अच्छी बात है ना, किसी औरत को अपने हस्बैंड से नफरत करने के लिए कैसी वजह चाहिए। मैंने सारी की सारी अपनी बीवी को दी है, लेकिन वो है कि मेरी तरफ अट्रैक्ट होने पर मरी जा रही है। ऋषि रक्षित की बात सुनकर सीरियस नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, रक्षित, मैं सीधा सीधा तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सच में शिवन्या के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते? क्या वो तुम्हारे जुनून के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? ऋषि के सवाल को सुनकर रक्षित कुछ देर सोचने की एक्टिंग कर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, हैवंट यू हर्ड अ प्रोवर्ब, ऑब्सेशन बेटर देन लव। ऋषि रक्षित की बात पर उसे घूरते हुए बोला, और किस महान आत्मा ने ये बात कही है कि जुनून प्यार से बेहतर होता है।
रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारे सामने खड़ा है वो महान आत्मा, क्योंकि प्यार हमेशा सैक्रिफाइस मांगता है और जुनून हमेशा अपने प्यार को छीनने की ताकत देता है। ऋषि रक्षित की बात पर निराशा से अपनी गर्दन हिला देता है। दोपहर का वक्त, हवेली बीकानेर, वीकेंड होने के कारण सभी लोग हवेली में ही थे, बस शांतनु गायब था, क्योंकि वो तारा से मिलने चला गया था। दीक्षा उन लोगों के लिए उनका लंच बनाकर टेबल पर सर्व कर देती है। प्रियांश अपने गाल पर हाथ रख दीक्षा को देखते हुए बोला, तुम कौन हो? दीक्षा एक नजर प्रियांश को देखने के बाद बोली, लड़की हूं सर। दीक्षा के जवाब को सुनकर चैतन्य की हंसी छूट जाती है। दीक्षा चैतन्य को हंसता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। प्रियांश दीक्षा को घूरते हुए कहता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? प्रियांश को गुस्सा होता हुआ देखकर दीक्षा हल्का मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम दीक्षा है। रक्षित दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, यहां पर मुझे छोड़कर सब लोग सिंगल हैं, इसलिए जरा संभल कर रहना। शिवन्या रक्षित की बात पर तिरछी नजर से उसे देखते हुए मन में बोली, सबसे ज्यादा तो तुम्हारी ही नियत खराब होती लड़कियों में। रक्षित जैसे शिवन्या की बात को सुन सकता हो, उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे लड़कों में भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शिवन्या रक्षित के जवाब पर उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर से अपना खाना खाने लगती है। चैतन्य बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। प्रियांश चैतन्य के बेसब्री को देखते हुए बोला, आप चाहे कितना भी नजरें घुमा घुमा कर देख लो, शांतनु दिया को लेकर नहीं आएगा। चैतन्य प्रियांश को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो। चैतन्य की बात पर प्रियांश मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना लंच करने लगता है। शिवन्या अपना लंच कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। चैतन्य शिवन्या के जाने के बाद रक्षित से बोला, हमें कुछ दिनों के लिए कैलिफोर्निया जा सकता हूं। रक्षित चैतन्य की बात पर अपनी एक आईब्रो उसका कर बोला, क्यों? रक्षित के सवाल पर चैतन्य बोला, यहां पर बैठे बैठे बोर हो गया हूं, इसलिए सोच रहा था वहां पर जाकर थोड़ा चिल आउट कर लूं। रक्षित ऋषि की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा जितना भी काम है इसकी तरफ ट्रांसफर करो, कुछ ज्यादा ही जनाब बोर होने लगे हैं घर में बैठकर। चैतन्य रक्षित की बात सुनकर जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं, तुम तो गलत समझ रहे हो, मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं घूमने, मैं तो कमरे में जा रहा हूं, मेरा लंच पूरा हो गया। इतना कहकर चैतन्य जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। रक्षित जाते हुए चैतन्य को देखकर बोला, कामचोर कहीं का। सभी लोग अपना अपना लंच कर लेते हैं। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए कहता है, आज मेरा एक मीटिंग है। हाँ मुझे पता है वीकेंड है, लेकिन जिसके साथ मीटिंग है वो कल सुबह की फ्लाइट से विदेश जा रहा है, इसलिए मुझे आज ही मीटिंग अटेंड करनी होगी, आते तक रात हो जाएगी। इतना कहकर ऋषि अपना लैपटॉप बैग उठाकर सीधा हवेली से बाहर चला जाता है। रक्षित उसे जाता हुआ देखता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रक्षित जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है शिवन्या अपने कमर को दबा रही थी। रक्षित शिवन्या के पास जा उसे बिस्तर पर धकेल देता है और बाम लाकर उसके कमर पर लगाने लगता है। रक्षित ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि शिवन्या को समझने का मौका ही नहीं मिलता। रक्षित शिवन्या के कमर को मलते हुए बोला, एक बात बताओ सपोली, क्या पिछली रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ हम दोनों उसे दोहरा सकते हैं? शिवन्या अपना सिर तकिया पर रखते हुए बोली, हम उसे नहीं डरा सकते। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें नहीं पता जो चीज मुझे किसी की मर्जी से ना मिले मैं उसे जबरदस्ती हासिल कर लेता हूं। शिवन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती करनी होती तो जब तुम मुझे लेकर आए थे तो 1 महीने तक अपने साथ नहीं रखते, बल्कि जिस दिन लेकर आए थे उसी दिन मेरा। ये कहते कहते शिवन्या रुक जाती है। रक्षित शिवन्या के कमर को मलते हुए बोला, आगे कहो, मैं सुन रहा हूं। शिवन्या गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें मेरे जिस्म से मतलब नहीं है, तुम तो बस मुझे हर वक्त टॉर्चर करना चाहते हो, इसलिए अपने पास रखा हुआ है। रक्षित शिवन्या के कमर को मलना छोड़कर उसके बाल को मजबूती से पकड़कर उसे उठाकर बैठा देता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहता है, मेरे मकसद से तुम अनजान हो सपोली, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे जिस्म से मतलब नहीं है, गलत। मैं तुम्हारे जिस्म की आदत नहीं डालना चाहता, क्योंकि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव के साथ उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर रक्षित उसके गाल को थपथपा कर कहता है, अभी तुम छोटी बच्ची हो, सिर्फ कुछ महीने की बात है।
शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, कुछ महीने की बात, फिर क्या होगा? रक्षित एक तिरछी मुस्कान के साथ शिवन्या को देखते हुए उससे दूर हो जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। शिवन्या अभी भी कंफ्यूजन में रक्षित को जाता हुआ देखते हुए खुद से बोली, मुझे ये पागल आदमी हमेशा डराता क्यों रहता है? इसके दिमाग का कोई अता पता ही नहीं है। इतना सोचते हुए शिवन्या आराम के साथ सो जाती है। द नरेंद्र भवन 5 स्टार होटल, बीकानेर। शांतनु तारा के सामने अपने पैर पर पैर रखे सोफे पर बैठा हुआ था और तारा चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। शांतनु हाथ के इशारे से तारा को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन तारा नहीं आती, जिस पर शांतनु खुद उठकर तारा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शांतनु तारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर ऊपर करता है, तो तारा की आंखों में हल्की नमी थी, जिस पर शांतनु की आंखें सर्द हो जाती हैं और वो तारा के गाल को अपने होठों से छूते हुए कहता है, तारा प्लीज डोंट क्राई, यू आर माई शाइनिंग स्टार। तारा सुबकते हुए शांतनु को देखते हुए बोली, लेकिन आपने उस दिन मुझे कितना डराया। इज इट माई फॉल्ट दैट आई स्टार्टेड लाइकिंग यू? शांतनु तारा की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, व्हाट डिड यू जस्ट से टू मी? तारा रोते हुए शांतनु के सीने पर मारकर बोली, आई लाइक यू सो मच दैट आई कांट टेल यू। शांतनु तारा को कसकर गले लगाकर बोला, यू आर माई शाइनिंग स्टार एंड आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें पूरी दुनिया जहां की खुशियां लाकर देना चाहता हूं। तारा शांतनु के सीने से लगे हुए बोली, आप बहुत ज्यादा अजीब हो। शांतनु धीरे धीरे तारा के सिर को सहलाते हुए बोला, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं और तुमने मुझे ऐसे ही पसंद किया है, इसलिए अब मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तारा शांतनु के कमर पर अपने पैर लपेट लेती है, तो शांतनु अपना सिर नीचे करके तारा की तरफ देखने लगता है, जो कि अपने इंटेंस भरी नजरों से शांतनु को देख रही थी। शांतनु तारा के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर बोला, तारा ऐसे देखना बंद करो, अभी तुम छोटी हो, कुछ समय और रुक जाओ। आई नो ये फीलिंग बहुत जल्दी आती है, इसमें एज की कोई गारंटी नहीं होती। तारा शांतनु की बात पर धीरे से बोली, लेकिन मैं आपको किस करना चाहती हूँ, किस करके प्रपोज करना चाहती हूँ। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। शांतनु तारा की बात पर उसके चेहरे को पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तारा की आंखें बंद हो जाती हैं और वो धीरे धीरे शांतनु का साथ देने लगती है। शांतनु के हाथ तारी के बालों पर चल रहे थे और तारा के हाथ शांतनु के बालों पर चल रहे थे। करीब 10 मिनट के पैशनेटली किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तारा अपनी भूरी आंखों से शांतनु को देखते हुए बोली, सर आई लव यू। शांतनु तारा की बात सुन एक गहरी सांस लेकर बोला, 2 दिन बाद है ना तुम्हारा बर्थडे, तुम 18 की हो जाओगी। तारा शांतनु की बात सुनकर अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं 2 दिन बाद 18 की हो जाऊंगी। शांतनु तारा के चेहरे को सहलाते हुए बोला, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? तारा कुछ देर सोचने के बाद बोली, पापा हर बार पाइनएप्पल केक लेकर आते हैं, लेकिन मुझे वैनिला फ्लेवर एंड चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, इसलिए आप दोनों में से कोई एक ले आना या फिर दोनों ले आना। शांतनु शरारती नजरों से तारा को देखते हुए बोला, क्या तुम सच में केक की बात कर रही हो या फिर? तारा के गाल गुलाबी हो जाते हैं और वो अपना सिर झुकाकर धीरे से कहती है, आप मुझे छेड़ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शांतनु तारा के कान में जाकर धीरे से बोला, मैं दोनों ले आऊंगा, वैनिला फ्लेवर भी और चॉकलेट फ्लेवर भी, तुम बस याद रखना और तैयार रहना। तारा शांतनु के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती है और घड़ी देखते हुए कहती है, शाम होने वाली है, पापा से मैंने कहा कि नोट्स लेने के लिए दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। शांतनु तारा की बात पर उसके बालों को ठीक करके बोला, ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तारा शांतनु की बात पर बोली, नहीं, मुझे सोनाली के घर के पास छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। शांतनु तारा को घूर कर बोला, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर छोड़ूंगा, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ और हाँ तुम्हारी दोस्त से तुम नोट्स कल कॉलेज में ले लेना। तारा शांतनु की रूड आवाज पर अपना सिर हिला देती है और दोनों होटल से बाहर निकल जाते हैं। रात का वक्त, वास्ता बीकानेर पैलेस। ऋषि अपनी मीटिंग पूरी कर चुका था और उनके साथ जो क्लाइंट थे वो उसे रात के डिनर के लिए रोक चुके थे, इसलिए वो लोग एक प्राइवेट रूम में अपना डिनर कर रहे थे। ऋषि का क्लाइंट मिस्टर राजावत ऋषि से बोला, मिस्टर माथुर आप दिखने में इतने हैंडसम है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ऋषि मिस्टर राजावत की बात पर बोला, मुझे अभी शादी नहीं करनी और अभी मेरी एज ही क्या है। मिस्टर राजावत ऋषि की बात पर हल्का सा हंसकर बोले, हाँ हाँ हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे
तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ तय करना चाहूंगा। मुझे आपकी तरह ही एक मेहनती और काइंड हार्टेड दामाद चाहिए। ऋषि मिस्टर राजावत की बात पर मुस्कुरा कर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर राजावत, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। आप अपनी बेटी के लिए कोई और देख लीजिए। मिस्टर राजावत वाइन ऋषि की तरफ चेयर्स के लिए बढ़ाते हैं तो ऋषि भी उनके साथ पी लेता है। धीरे धीरे पीते और खाते हुए उनका डिनर पूरा होता है। पूरा डिनर कंप्लीट होने के बाद ऋषि मिस्टर राजावत से बोला, रात काफी हो गई है मिस्टर राजावत, अब आपको आराम करना चाहिए। कल सुबह आपकी फ्लाइट है और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिस्टर राजावत ऋषि की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर कभी आपसे मुलाकात जरूर होगी। आप ठीक तो है ना? ऋषि, जिसके गाल हल्के लाल हो गए थे वाइन के नशे में, वो अपना सिर हिलाकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर ऋषि अपना बैग उठाता है और कमरे से बाहर की तरफ चला आता है। मिस्टर राजावत जाते हुए ऋषि की तरफ देखते हैं और जाकर सो जाते हैं। ऋषि का दिमाग घूम रहा था, उसने काफी पी लिया था, इसलिए उसे सारे जगह दो दो नजर आ रहे थे। तभी उसे सामने से आ रही एक वेट्रेस दो नजर आती है, इसलिए वो साइड से होकर जाने लगता है, लेकिन उसी से टकरा जाता है। वो वेट्रेस ऋषि को संभालते हुए बोली, आर यू ओके? ऋषि धुंधली नजर से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे एक रूम बुक करना है। वो वेट्रेस ऋषि की तरफ देखती है और थोड़ी हैरान होते हुए कहती है, सर आप यहाँ, वो भी इस हालत में? ऋषि मजबूती से चाहत को पकड़ते हुए बोला, मुझे रूम बुक करना है, मैं घर नहीं जा पाऊंगा। चाहत ऋषि की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक रूम में ले चलती हूँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। ऋषि चाहत की बात का कोई जवाब नहीं देता। ऋषि खुद भी हैरान था कि उसे इतना ज्यादा नशा कैसे हो रहा है, जबकि उसने तो थोड़ा ही पिया था। ऋषि खुद को संभालते हुए चाहत के साथ ले जा रहे डेस्टिनेशन की तरफ चला जाता है तो चाहत उसे एक कमरे में ले आती है और उसे बिस्तर पर बैठाते हुए कहती है, आपका कमरा, मैं आपकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हूँ। इतना कहकर चाहत ऋषि का आईडी कार्ड और एंट्रेंस पास लेकर रिसेप्शन की तरफ चली जाती है। ऋषि खुद को संभालते हुए अपने शर्ट के बटन निकालकर वही फर्श पर फेंक देता है और अपने पैंट का बेल्ट खोलते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद चाहत वापस कमरे में आती है तो उसे कहीं भी ऋषि नजर नहीं आता। चाहत इधर उधर देखने लगती है तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। चाहत बाहर ही रुक जाती है। कुछ देर बाद ऋषि बाहर नहीं आता तो चाहत ऋषि को बुलाने के लिए उसके वॉशरूम की तरफ चली जाती है। चाहत जब वॉशरूम में पहुंचती है तो देखती है ऋषि का पूरा शरीर लाल हो गया था और ऋषि की हालत थोड़ी खराब थी। चाहत जल्दी से ऋषि को संभालते हुए बोली, सर आप ठीक तो है ना? आपको हो क्या रहा है? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? ऋषि अपनी इंटेंस नजरों से चाहत की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। फिर अचानक रोते हुए बोला, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो तुम? चाहत ऋषि को रोता हुआ देखकर घबरा जाती है और उसे ठीक से खड़ा कर वॉशरूम से बाहर लाती है। ऋषि पूरी तरीके से चाहत से लिपट चुका था। ऋषि चाहत के साथ बिस्तर पर गिर जाता है। चाहत ऋषि के नीचे दबी हुई थी। ऋषि चाहत के दोनों हाथों को पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चाहत ऋषि से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, सर आप ये क्या कर रहे हो? आप होश में नहीं हो? ऋषि चाहत के गले पर किस करते हुए बोला, क्या हो गया तुम्हें? क्या नाराज हो गई हो मुझसे? अरे मैंने नहीं पी, पता नहीं मेरी वाइन में क्या मिला दिया है उन्होंने। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा से करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। चाहत ऋषि को ऐसा करता हुआ देखकर घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चाहत ऋषि को खुद से दूर करते हुए बोली, सर आप क्या कर रहे हो? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपकी मदद की और आप, प्लीज सर आप होश में नहीं है। ऋषि चाहत के हाथों को मजबूती से पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो बर्फ की तरह जम जाती है। ऋषि चाहत के होठों को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। चाहत ऋषि की हरकत पर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप पागल हो गए हो क्या? आप क्या कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ऋषि नशे में इतना पागल हो गया था कि वो चाहत के साथ जबरदस्ती करने लगता है। चाहत रोने लगती है, लेकिन ऋषि के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो तो होश में ही नहीं था।
कुछ देर बाद ऋषि और चाहत के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे और ऋषि चाहत और अपने ऊपर ब्लैंकेट रखे उसे प्यार कर रहा था। चाहत की आंखों से आंसू सूख चुके थे और उसके मुंह से बस दर्द से सिसकियां निकल रही थी। अगली सुबह वास्ता बीकानेर पैलेस। ऋषि की नींद धीरे धीरे खुलती है। ऋषि को अपने सिर पर काफी तेज दर्द हो रहा था। ऋषि अपने सिर को पकड़कर उठकर बैठ जाता है और तभी उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऋषि अपनी आंखों को मिलते हुए खुद को देखता है और खुद की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। ऋषि अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर देखता है तो उसके बगल में चाहत सो रही थी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसके पीठ पर लाल निशान थे, जैसे ऋषि ने उसके पीठ को स्क्रैच किया हो। ऋषि थोड़ा सा आगे बढ़कर चाहत के कंधे पर हाथ रख उसे घुमाता है तो चाहत कुनमुनाते हुए फिर से सो जाती है। ऋषि चाहत के चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए थपथपा कर कहता है, हेलो चाहत, वेक अप। चाहत ऋषि के उठाने पर उठ जाती है और अपनी नींद भरी आंखों से ऋषि की तरफ देखती है तो उसे अपने शरीर पर काफी तेज दर्द होता है। ऋषि चाहत को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और उससे भी ज्यादा जरूरी तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? ऋषि के सवाल को सुनते हुए चाहत की आंखों से आंसू आने लगते हैं। चाहत को रोता हुआ देखकर ऋषि घबरा जाता है और ब्लैंकेट से खुद को और चाहत को ठीक से कवर करते हुए कहता है, क्या हो गया? रोना बंद करो। चाहत रोते हुए ऋषि से बोली, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की। चाहत की बात सुनकर ऋषि का रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी ने उसके सिर में बम ब्लास्ट कर दिया हो और उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए हैं। ऋषि फटी आंखों से चाहत की तरफ देखने लगता है। चाहत ऋषि को चुप देखकर रोते हुए बोली, कल रात मैंने आपकी मदद की, आप नशे में थे, मैं आपकी मदद कर रही थी और आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया। जब सब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा मेरा? ये कहते हुए चाहत जोर जोर से रोने लगती है। ऋषि चाहत को रोता हुआ देखकर घबरा जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। चाहत ऋषि को खुद से दूर करते हुए बोली, मैं आपको अच्छा आदमी समझ रही थी, लेकिन आप बहुत बुरे हो। जिसने आपकी मदद की आपने उसी के साथ जबरदस्ती किया और उसी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत लूट ली। ऋषि चाहत की बात सुन इरिटेट होकर गुस्से से बोला, अरे यार चुप रहो, मैं खुद नशे में था, मुझे पहले सब कुछ सोचने दो और उससे पहले अपनी हालत ठीक करो। चाहत ऋषि के गुस्से भरी आवाज पर घबरा जाती है और इधर उधर देखती है लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे। ऋषि बिस्तर के बगल में पड़े अपने शर्ट को उठाकर चाहत को पहनाता है तो चाहत ऋषि की तरफ देखने लगती है। ऋषि चाहत को कपड़े पहना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। चाहत धीरे से बिस्तर से उतर जाती है और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। ऋषि अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, फिर अपना फोन निकाल प्रियांश को कॉल करता है। दूसरी तरफ से प्रियांश कॉल अटेंड करते हुए बोला, और देवदास के सेकंड वर्जन, सुबह सुबह कहां से फोन कर रहे हो और रात भर तुम थे कहां? प्रियांश की बात सुनकर ऋषि इरिटेट होकर बोला, यार तुम ना अपना ये बकवास बंद करो, यहाँ आदमी की फटकर हाथ में आने वाली है और तुम्हें रात भर की पड़ी हुई है। ऋषि के झिड़कने पर प्रियांश सीरियस होकर बोला, क्या हो गया? ऋषि प्रियांश को बीती रात की सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर प्रियांश 2 मिनट चुप रहने के बाद हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, इसका मतलब अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। ऋषि प्रियांश की बात पर गुस्से से बोला, मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाला, मुझे खुद इस लड़की पर शक है, क्या पता इसी ने वाइन में कुछ मिलाया हो, जिस कारण मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसके साथ मेरा नाइट स्टैंड हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, आज दोपहर तक। ऋषि के गुस्से भरी आवाज पर प्रियांश ओके कहकर कॉल कट कर देता है और खुद से कहता है, आज इस पर सुबह सुबह रक्षित का भूत कैसे सवार हो गया है। इतना सोचते हुए प्रियांश अपने काम में लग जाता है। ऋषि फोन रखकर अपना सिर उठा वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखता है, जहां पर चाहत खड़ी उसे देख रही थी और शायद ऋषि की सारी बातें भी उसने सुन लिया था। ऋषि अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेता है, चाहत की आंखों से आंसू बह रहे थे। चाहत ऋषि के सामने जाकर बोली, आपको लगता है कि आपके साथ सोने के लिए मैंने आपकी वाइन में नशीला ड्रग्स मिलाया? क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लड़की लगती हूँ? ऋषि चाहत की बात पर शांत आवाज में बोला, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे पूरा इन्वेस्टिगेशन। चाहत ऋषि के गाल पर एक थप्पड़ जड़कर गुस्से से बोली, यहाँ पर विक्टिम मैं हूँ और जिसने मेरे साथ ये सब किया उसे लगता है कि वो विक्टिम है और मैं अपराधी हूँ।
तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको जानती भी नहीं और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाएगा और मैं नहीं कह रही कि आपको मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के ऊपर डिपेंड रहे। इतना कहकर चाहत ऋषि के पेंट को पहनकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। ऋषि अपना सिर झटकता है तो उसकी नजर बिस्तर पर लगे रेड स्टेन्स पर जाती है। ऋषि को अब गिल्ट महसूस होने लगता है। ऋषि खुद को संभालते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है और होटल स्टाफ से कहकर अपने लिए दूसरे कपड़े मंगा लेता है। ऋषि कुछ देर में रेडी होकर अपना पेमेंट कर होटल से बाहर चला जाता है। ऋषि के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ ऋषि ही जान सकता था, लेकिन उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उस पर अब किसी की जिम्मेदारी आने वाली है, शायद उस छोटी लड़की की जिसने उसे सुबह सुबह थप्पड़ मारा था। इतना सोचते हुए ऋषि अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और हवेली के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त, हवेली, बीकानेर। रक्षित सुबह सुबह ही आज जॉगिंग करने गार्डन में आ गया था। तभी उसकी नज़र कमरे की बालकनी में खड़ी अंगड़ाई लेती हुई शिवन्या पर जाती है। शिवन्या को देखते हुए रक्षित के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। शिवन्या की नज़र रक्षित पर जाती है, जिसने अपर बॉडी में कुछ नहीं पहन रखा था और नीचे जॉगिंग शॉर्ट्स पहन रखे थे और वो काफी खूबसूरत लग रहा था। जब उसके शरीर में सूरज की चमकती करने जा रही थी तो पसीने के कारण रक्षित का शरीर चमक रहा था। रक्षित को देखते हुए शिवन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कमरे में चली जाती है। रक्षित जाती हुई शिवन्या को देखकर बस तिरछा मुस्कुरा देता है और हवेली के अंदर चला जाता है। इधर दीक्षा सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी कि चैतन्य किचन में आकर कहता है, मेरे लिए कॉफी बना। दीक्षा अपनी नजरें घुमाकर चैतन्य को देखती है, जो कि सिर्फ लोअर में था। चैतन्य के मेंटेन किए हुए हॉट एब्स काफी खूबसूरत लग रहे थे और दीक्षा टकटकी लगाकर चैतन्य को देख रही थी। चैतन्य दीक्षा की नजरों को खुद पर महसूस करके बोला, ओ मैडम, अपनी बलात्कारी भरी नजरों से मुझे घूरना बंद करो, मेरी गर्लफ्रेंड है। दीक्षा चैतन्य की आवाज सुन होश में आती है और उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी सर, आपका कॉफी रेडी है। चैतन्य मुंह बनाते हुए अपना कॉफी उठाकर किचन से बाहर चला जाता है। इधर रक्षित जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है शिवन्या कपड़े चेंज कर रही थी। रक्षित शिवन्या को देखते हुए बोला, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी ना, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले चलता हूँ। शिवन्या अपनी गर्दन घुमा रक्षित को देखते हुए बोली, जहां जाना चाहती हूं वहां तो जाने दे नहीं रहे और मुझसे कहते हो कि ऑफिस लेकर जाओगे, मैं बिजनेस वूमेन नहीं हूं। रक्षित शिवन्या के पास आ उसके पैरों के बीच में अपना पैर रखते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, मुझसे बहुत बदतमीजी करती हो तुम। शिवन्या रक्षित को अपने इतने करीब देखकर अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए बोली, अच्छी बातें करने लायक तुम काम भी नहीं करते। रक्षित शिवन्या के जॉलाइन पर हाथ रख उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, यू आर कॉलिंग मी अ हॉर। शिवन्या रक्षित के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके बोली, आई डिडंट टेल यू दैट, तुम्हें लगता है कि तुम हो इसलिए। रक्षित शिवन्या की कुछ कहने से पहले ही उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे पैशनेटली किस करने लगता है। शिवन्या अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। रक्षित के हाथ शिवन्या के बालों पर चलने लगते हैं और वो बस शिवन्या के होठों में खोया हुआ था। रक्षित शिवन्या के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करते हुए शिवन्या के गाल पर बेबी किस देकर बोला, रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो, मुझे भी तो एंटरटेन के लिए कुछ चाहिए होता है ना। इतना कहकर रक्षित वॉशरूम की तरफ चला जाता है। शिवन्या अपने बड़े हुए सांसों को कंट्रोल करते हुए जाते हुए रक्षित को देखकर बोली, दिस फकिंग जर्क मैन। इतना कहते हुए शिवन्या रेडी होने लगती है। डाइनिंग टेबल, नाश्ते के लिए सभी लोग बैठे हुए थे। तब तक ऋषि भी होटल से हवेली पहुंच चुका था। ऋषि के चेहरे पर एक परेशानी के भाव और थकावट साफ नजर आ रही थी। रक्षित ऋषि के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, मुर्गी वाली के साथ थे रात भर। ऋषि रक्षित की बात सुन अकचका जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम कहना। रक्षित ऋषि की बात को बीच में काट उसे देखते हुए बोला, खुद से ज्यादा मुझे अपने लोगों के बारे में पता होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके बीते हुए रात और दिन में क्या हुआ है। उस मुर्गी वाली की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है तुमने किया है। ऋषि रक्षित की बात पर उसे घूरते हुए बोला, और तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। शांतनु आराम के साथ अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, घोचू, उसने कब कहा कि तुमने जानबूझकर किया है, उसने कहा कि तुमने किया है।
ऋषि शांतनु को तिरछी नजर से घूर कर बोला, ना जाने क्यों तुम दोनों की बात को सुनकर मुझे तुम दोनों की ही साजिश की बदबू आ रही है। इन सब में क्या तुम दोनों ने ही किया है ये सब? सच सच बताना। शिवन्या, जो कि कंफ्यूजन में उन लोगों को देख रही थी, ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ है, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। रक्षित एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शिवन्या को देखते हुए बोला, सपोली टेल मी वन थिंग, अचानक अगर तुम्हें पता चले कि तुम बुआ बनने वाली हो, तब तुम कैसे रिएक्ट करोगी? शिवन्या रक्षित की बात पर कुछ सोचते हुए बोली, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लड़की मुझे पसंद आ गई तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, और भाई अगर उसके साथ खुश है तो मैं तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? प्रियांश शिवन्या की बात पर बोला, क्योंकि बहुत जल्दी तुम बुआ बनने वाली हो। तुम्हारा भाई रात भर मुर्गी वाली के साथ था होटल के कमरे में। शिवन्या हैरान भरी नजर से ऋषि की तरफ देखने लगती है, तो ऋषि एम्बेरसमेंट में अपना सिर झुकाकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं किसी ने डिनर के वक्त मेरी वाइन में नशीला पाउडर मिला दिया था और वहां पर चाहत आ गई। शिवन्या ऋषि की बात सुनकर बोली, इट्स ओके भाई, बात बड़ी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने उस लड़की से कहा क्या, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो उसके साथ होना चाहिए था। ऋषि शिवन्या की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की को घर लेकर आऊं? मेरा दिमाग खराब है या फिर मुझे सुबह सुबह किसी पागल कुत्ते ने काटा है? शिवन्या ऋषि रिएक्शन पर हैरान होकर बोली, तो क्या आप उस लड़की को ऐसे ही छोड़ना चाहते हो? भाई अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तब क्या होगा? उस लड़की के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। अगर गर्लफ्रेंड होती या वाइफ होती तो बात अलग थी, लेकिन आपने जानबूझकर, मेरा मतलब नशे में ही सही। लेकिन रक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए ऋषि से शिवन्या का साथ देकर बोला, सपोली बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें तो उस लड़की से शादी रचा लेनी चाहिए। क्या पता कुछ दिन बाद बीवी के साथ मुफ्त में बच्चा भी मिल जाए। ऋषि रक्षित की बात पर गुस्से से बोला, तुम अपनी ये कड़वी जुबान बंद करके रखो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुमने ही मेरी वाइन में कुछ मिलवाया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रक्षित? तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। रक्षित ऋषि की बात पर रिलैक्स टोन में बोला, बात इतनी भी बड़ी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, तुम जो थे शादी के लिए रेडी नहीं थे और मैंने कुछ नहीं किया। बात यह थी कि मिस्टर राजावत तुमसे ज्यादा मेरे क्लोज हैं। मैंने बस उनसे कहा और उन्होंने काम कर दिया। ऋषि हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा हरामी कहीं के। तुमने अपने साथ साथ किसी और को भी इन सब में शामिल किया, और उस राजावत की तो ऐसी की तैसी। तुम सब लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। शिवन्या ऋषि की बात सुनकर बोली, आप क्या इस बेशर्म इंसान को कोस रहे हो भाई? इसे तो खुद अपनी करनी पर शर्म नहीं होती, तो इस बार यह घटिया हरकत करने के बाद इसे क्या ही शर्म आएगी? कहते हुए शिवन्या घूरकर रक्षित की तरफ देखती है। रक्षित उसे देखकर मुंह बना देता है और फिर से अपना नाश्ता करने लगता है, जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुबह का वक्त, बीकानेर हवेली। रक्षित बिना किसी झिझक के मजे के साथ अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कभी ऋषि की शक्ल को देखता तो कभी शिवन्या के, जो कि दोनों सिर्फ रक्षित को ही घूर रहे थे। रक्षित थक हार कर शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, सपोली आई नो वेरी वेल दैट यू नो दैट आई एम मेनी टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू, इसीलिए तुम मेरी खूबसूरती को नजर लगाना चाहती हो। शिवन्या अपनी आंखें बड़ी कर रक्षित को देखने के बाद शांतनु की तरफ देखती है, जो कि बिना किसी भाव के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। शिवन्या शांतनु को देखते हुए बोली, तुम और तुम्हारा पार्टनर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो बताओ, क्या तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे ही खुद की तारीफ करते हो? शांतनु शिवन्या की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम मेरी पार्टनर की वाइफ हो। तारा मेरी गर्लफ्रेंड है। वाइफ में और गर्लफ्रेंड में फर्क होता है, एंड आई डोंट नो कि पार्टनर तुम्हें बदसूरत क्यों कहते हैं, जबकि तुम तो सुंदर हो। रक्षित शांतनु को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम इसे चने के झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो? अगर मुंह के बल गिर गई तो ज्यादा चोट लगेगी। बेहतर होगा तुम इसे और ज्यादा अप्रिशिएट मत करो। शिवन्या रक्षित की बात सुन उसे देखते हुए बोली, यू नो वॉट मिस्टर राजवंश, पूरी दुनिया में इकलौते तुम्हारी आंखों में फफूंद लगे हुए हैं, जिसे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं। रक्षित अपना हाथ टेबल पर मारकर गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू। शिवन्या रक्षित की बात सुन अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, व्हाट। रक्षित फोग उठाकर शिवन्या को दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हारे पूरे शक्ल की नक्शा बिगाड़ सकता हूं, और तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों में फफूंद लगे हुए हैं? तुम्हें अपने चेहरे के चार आंख नजर नहीं आते? ऋषि रक्षित के हाथ को झटकते हुए बोला,
पागल हो गए हो क्या? अभी सिर्फ मस्ती हो रही थी और तुम बात को सीरियस ले रहे हो। रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, तुमने अपनी इस मुंह बोली बहन की बात नहीं सुनी? इस बदसूरत भद्दी औरत ने कहा कि मेरी आंखों में फफूंद लगे हुए हैं। क्या तुम्हें मेरी आंखें ऐसी नजर आती हैं? ऋषि रक्षित की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अगर मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट कह दूं, तब क्या तुम ऐसा हो जाओगे नहीं ना? तो अगर शिवन्या ने कहा कि तुम्हारी आंखों में फफूंद लग गए हैं, तो क्या तुम्हारी आंखों में सच में फफूंद लग गए हैं नहीं ना? रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, तुम इस बैटरी के लिए मुझे नपुंसक कह रहे हो? हाउ डेयर यू! मैं तुम दोनों भाई बहन को गटर में गिरा दूंगा। चैतन्य अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, अरे बस करो यार, यहाँ पर नाश्ता खाने को नहीं मिलता ठीक से और तुम लोगों की रोज रोज के चोचले। क्या तुम दोनों को अच्छा लगता है झगड़ा होना? किसी दिन भी बिना बहस के या फिर तमाशे के तुम लोग ठीक से खाना खा सकते हो या फिर नहीं? प्रियांश चैतन्य का साथ देते हुए बोला, ब्रो बिल्कुल सही कह रहा है। ऋषि उन दोनों को घूरने के बाद शांतनु को घूरते हुए बोला, तुम सही सही बताना, तुमने ही मेरी वाइन में। शांतनु ऋषि की बात को बीच में काटकर बोला, कुछ दिन पहले चैतन्य के पेंट के पॉकेट से ड्रग्स का पैकेट गिरा था, पार्टनर ने उसे मुझे दिया और कहा कि जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल कर लेना। कल रात को मुझे लगा कि इस्तेमाल करने की जरूरत है तो मैंने कर लिया। ऋषि शांतनु को मारते हुए बोला, तुम निहायत ही गंदे आदमी हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है? बिना सोचे समझे जो चाहे वो करते रहते हो। अब मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा चाहत को, उसके घर वालों को क्या कहूंगा? रक्षित कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? चाहत के पापा से जाकर कहना, हेलो ससुर जी, मैं आपका दामाद हूँ, मेरा स्वागत कीजिए, और वो डंडे से तुम्हारा स्वागत करेंगे। बात खत्म। ऋषि रक्षित को घूरते हुए बोला, ऐसी नीचता भरी हरकतें तुम करते हो, मैं नहीं। रक्षित तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम तो सीधा सुहागरात मनाते हो, उसके बाद में शादी की बात करते हो। ये कहकर रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है, तो शिवन्या सीधा उसके सीने से जा लगती है और उसके हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर गिर जाता है। शिवन्या फटी आंखों से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, क्या हरकत है तुम्हारी? रक्षित शिवन्या के गाल पर बेबी किस करके बोला, मैंने अभी कुछ हरकत भी नहीं किया सपोली, और तुम अभी से मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करके बोली, तुम जैसे आदमी। रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे जैसे घटिया आदमी के करीब जाने से भी तुम्हें खुद में शर्म आती है, तो मत आओ ना। तुम्हें कह भी कौन रहा है? मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ ऑफिस चलना, तो चलो। इतना कहकर रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़ लेता है और उसे ट्रॉली बैग की तरह घसीटते हुए हवेली से बाहर ले जाता है। शांतनु 4-5 केला उठाकर दोनों के पीछे निकल जाता है। वहां पर प्रियांश, चैतन्य और ऋषि ही रह गए थे। चैतन्य ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे दोस्त ही धोखेबाज निकले। ऋषि चैतन्य की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, मुझे लगता है कि मुझे एक बार चाहत से इस बारे में आराम से बात कर लेनी चाहिए। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि उसने ही मेरे वाइन में नशीला पाउडर मिलाया था मेरे करीब आने के लिए और मुझे फंसाने के लिए, तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। और प्रियांश ऋषि की बात को बीच में काटकर बोला, और तुम्हें अच्छा खासा सुनाकर चली गई, ठीक कहा ना मैंने? ऋषि प्रियांश को घूरते हुए अपना सिर हिला देता है, जिस पर प्रियांश कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी उसके घर चलना चाहिए। ऋषि प्रियांश की बात सुनकर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, अभी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे अटेंड करना जरूरी है और रक्षित के साथ रहना जरूरी है। चैतन्य ऋषि की बात सुन उसे आंखें दिखाते हुए बोला, क्या तुमने देखा नहीं, हॉट लेस पसंद अपने पार्टनर के साथ साथ ऑफिस के लिए निकल चुका है, इसलिए तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, चलो तुम चुपचाप। ऋषि मायूसी भरी नजर से उन दोनों की तरफ देखने के बाद अपनी गर्दन हिला देता है और कमरे की तरफ चला जाता है। प्रियांश कुर्सी से खड़ा होते हुए चैतन्य से बोला, मैं जरा रेडी होकर आता हूँ, फिर उनके साथ मुझे भी तो जाना है और आपको रेडी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही सुंदर सी गर्लफ्रेंड है। चैतन्य प्रियांश की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, काहे की गर्लफ्रेंड? कॉल भी अटेंड नहीं कर रही है आजकल, मुझे तो समझ नहीं आता उसके दिमाग में चल क्या रहा है। प्रियांश आ रही दीक्षा की तरफ इशारा करके बोला, दिखने में ये भी सुंदर है, देख लो, मैं भाभी बना लूंगा। इतना कहकर प्रियांश जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। चैतन्य उसे तब तक घूरता है जब तक प्रियांश उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता।
चैतन्य का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त वह अपने छोटे भाई को अपनी आंखों से जलाकर भस्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। दीक्षा डाइनिंग पर आकर सारे सामान उठाने लगती है, जिस पर चैतन्य कहता है, तुम तो कुक हो ना, तुम इन सब चीजों को क्यों कर रही हो? बाकी के सर्वेंट है वो लोग कर लेंगे, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। दीक्षा चैतन्य की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बाकी सर्वेंट काम में बिजी है, इसीलिए मैं बस उनकी मदद कर रही थी। चैतन्य दीक्षा की बात पर उसे देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम क्या सोचकर कुक बनी हुई हो? दीक्षा चैतन्य को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं कुक बन गई, अब इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? चैतन्य अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, दिन भर आग की गर्मी में रहकर कौन ही खाना बनाने में इंटरेस्टेड हो सकता है? ऑफ कोर्स तुम्हारी जैसी लड़कियां, वेल, ठीक से साफ करना। इतना कहकर चैतन्य अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दीक्षा घूरकर चैतन्य की तरफ देखती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। डायनेस्टी इंडस्ट्रीज ब्रांच। रक्षित की कार आकर उसके ऑफिस के बाहर रुकती है, जिसमें से शांतनु और शिवन्या बाहर आते हैं। रक्षित अपने फुल बॉसी और हमें सीधा ऑफिस के अंदर चला जाता है। शांतनु रक्षित की तरफ एक नजर देखने के बाद शिवन्या से बोला, पार्टनर, तुम्हें अपनी गोद में उठाकर लेकर नहीं जाएंगे, इसीलिए तुम्हें अपने पैरों को कष्ट थोड़ा सा देना पड़ेगा, तो चले अंदर। शिवन्या शांतनु की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, और मुझे भी उस राक्षस की बाहों में जाने का कोई शौक नहीं है। शांतनु एक आह भरता है और शिवन्या के साथ साथ ऑफिस के अंदर चला आता है। जितने भी वहां पर मेल एम्प्लॉय थे, सभी की नजरें सिर्फ शिवन्या पर ही रुक गई थी। शांतनु सब लोगों की तरफ सरसरी नजर डालता है, तो सभी फिर से अपने काम में लग जाते हैं। शांतनु जाकर लिफ्ट में 29 फ्लोर का बटन प्रेस करता है, तो लिफ्ट खुल जाती है। रक्षित, शिवन्या और शांतनु अंदर चले जाते हैं। शिवन्या रक्षित के हाथ को कसकर पकड़ लेती है, तो रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए शरारती आवाज में कहता है, सपोली, यहाँ पर मेरा पार्टनर खड़ा हुआ है और तुम इस तरीके से मुझे सीड्यूस कर रही हो। अगर तुम्हें रोमांस करना है तो हम केबिन में चलकर कंटिन्यू कर सकते हैं, लिफ्ट में बेशर्मी भरी हरकतें मत करो। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, मुझे बंद जगह में घुटन होती है और डर लगता है, इसीलिए तुम्हारे हाथ को पकड़ कर रखा है। ये कहकर शिवन्या रक्षित के हाथ को झटक देती है और शांतनु के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। शांतनु अचानक शिवन्या के ऐसा करने पर अकचका जाता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है। शांतनु शिवन्या को कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, उससे पहले ही रक्षित शिवन्या के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहता है, हाउ डेयर यू, किसी और मर्द को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही है मुझे छूकर? शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करते हुए बोली, मैं किसी से चिपक नहीं रही थी, तुमने मेरे तुम्हारे हाथ को पकड़ने का गलत मतलब निकाला, इसीलिए मैं बस तुमसे दूर रहकर शांतनु को पकड़ रही थी। रक्षित शिवन्या को घूर कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता शांतनु मेरा पार्टनर है और साथ में एमडी भी, और तुम अपने करोड़पति पति को छोड़कर उसके कलीग को लाइन मार रही हो, तुम्हें शर्म आ रही है? शिवन्या अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हारा दिमाग सच में घुटनों में है, ऐसा मुझे पहले लगता था, लेकिन अब पूरा कंफर्म हो गया है, क्योंकि तुम जैसे आदमी के दिमाग में ही ऐसी जिल्लत भरी बातें आ सकती हैं। रक्षित शिवन्या को अपने और करीब लाकर बोला, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझसे बदतमीजी करके अपना रौब दिखाने की कोशिश करते हैं। शिवन्या रक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, देखो रक्ष, मुझसे झगड़ा मत करो। रक्षित अपनी आंखें बड़ी करके शिवन्या की तरफ देखने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।